स्वागत है दोस्तों न्यू इंडिया न्यूज नागरिक विकल्प में। आज हमारे साथ रमेश गौड़ जी जुड़े हैं जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठौले के मुंबई सचिव है। आज हम उनसे बात करेंगे कुछ ऐसे मुद्दों से जो मुंबई से जुड़े हैं, जो दलितों से जुड़े हैं। जी स्वागत है रमेश जी हमारे इस शो में। जी सर, जय भीम। जी धन्यवाद रमेश जी। आपका कुछ दिनों पहले मैंने एक बयान सुना था, जिस तरह से पटोले जी का बयान आया था कांग्रेस पार्टी से कि अमिताभ जी को या अक्षय जी को शूटिंग नहीं करने देंगे, और ट्वीट नहीं किया पेट्रोल के दाम बढ़ने पे। और सबसे बड़ी अचरज की बात थी कि ये कांग्रेस पार्टी से बयान आया था, जो कि हमेशा लोकशाही की मतलब बोलने की आजादी को बढ़ावा देने की बात करती रहती है। क्या कहना चाहेंगे सर इस पर आप? सबसे पहले मैं कांग्रेस पक्ष को एक एडवाइस देना चाहूंगा, वो भी निःशुल्क और फ्री में, कि इस तरह के नेताओं को अपने पार्टी से निकाल के फेंक दे। ऐसे नेताओं की वजह से ही आज कांग्रेस की जो पूरे देश में जो दुर्दशा हुई है, वो इस तरह के नेताओं के गलत बयानबाजी से। और कांग्रेस को जैसे पूरा देश जानता है, और आज हमारे जैसे कि पूरे देश के नागरिकों ने उनको कांग्रेस को उनकी औकात दिखा दी है। ये तो ठीक है, महाराष्ट्र में तोड़ जोड़ की राजनीति करके थोड़ा ये सरकार चंद दिनों की सरकार चल रही है, लेकिन आज अगर देश के नजरिए से देखेंगे तो देश की जनता ने इनको इनकी औकात दिखाई है। इन तरह के जो नेता हैं, जो इस तरह के बड़बोलिए नेता हैं, जो मन में आया बोल दिया। और कांग्रेस की कथनी और करनी में हमेशा से फर्क रहा है। कांग्रेस कहती कुछ और है, कभी आलू से सोना बना देती है, कभी चांद पे जमीन देके किसानों को भेज देती है, तो फिर कुछ बोल नहीं सकते। कांग्रेस का क्या है, उनको जो मुंह में आया बोल दिया, जो मर्जी आया बोल दिया, उनको बस बोलना ही है। जी अभी मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक गोंडसेवादी को एंट्री दी गई है कांग्रेस में, इस पे आप क्या राय रखते हैं? आज कांग्रेस हमारे जो युवती, जो हमारी भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार पूरे देश में चल रही है और बहुत अच्छे से चल रही है। ठीक है, अभी कोरोना काल चल रहा है तो महंगाई और सस्ताई चलते रहता है, उतार चढ़ाव लगा रहता है, वो अलग चीज है, पूरे देश को संभालना है। लेकिन आज अगर जैसे मैंने अभी 2 सेकंड पहले कहा कि कांग्रेस के कथनी और करने में यही फर्क है। कांग्रेस हमेशा लोकशाही की बात करती है, आजादी की बात करती है, और इनका महाराष्ट्र अध्यक्ष हमारे देश के महानायक को चैलेंज करता है। मतलब बहुत दुख की बात है। और ये हमेशा ये गांधीवादी पार्टी है, महात्मा गांधी जी के विचारों पे चलने वाली पार्टी अपने आप को बताती है। और इस बताने के बाद भी अगर गोंडे से समर्थक को अपने पार्टी में अगर ये पोस्ट पे लेते हैं तो बहुत ही शर्म की बात है। मतलब इसके आगे कुछ कहना, मतलब मैं शब्दहीन हूँ इनके लिए, क्या कहा जाए। और कितना गिरेगी कांग्रेस? जी सर, जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बयान दिया था, मोदी जी ने बोला था कि मैं दिल से कभी माफ नहीं कर सकता। आप क्या राय रखते हैं इस बारे में? सर सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो गलत है वो गलत है। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनको दर्जा दिया गया है, उन्होंने देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं इस तरह के बयान को समर्थन नहीं करता। भले साध्वी जी हैं, मैं इस तरह के बयान को समर्थन नहीं करता। नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही वो अपनी जगह है। हर पार्टी में थोड़े बहुत कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, तो इस चीज को मैं समर्थन नहीं करता। जी आप मतलब अपने लेवल पे, आपके पार्टी के लेवल पे आप उसको समर्थन नहीं करते? नहीं, मैं उस चीज को समर्थन नहीं करता। उस समय की क्या बात रही होगी, कैसे रही होगी गोंड से जिन्हें उनको महात्मा गांधी के ऊपर क्यों हल्ला किया, वो अलग चैप्टर है। वो तो ठीक है, राजनीति में लोग कहते हैं, लेकिन अब जब गोंड से समर्थक ही कांग्रेस में है तो फिर अब क्या कहना है? अब ये सवाल तो आपको कांग्रेस से करनी चाहिए। जी बिल्कुल करेंगे। जी हाँ, अभी मैं आपसे नेक्स्ट सवाल पे आना चाहूंगा सर। अभी दलितों के आरक्षण को लेके बहुत सारे मुद्दे उठने लगे हैं इन दिनों में। दलित आरक्षण खत्म हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन के बाद आरक्षण नहीं रहेगा। दलित समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। आज की तारीख में भी अगर आप देखेंगे, किसी भी गांव में चले जाइए, शहर में चले जाइए, कस्बे में चले जाइए,
आपको एक बस्ती दिखेगी, एक पिछड़ी हुई बस्ती दिखेगी जहाँ पे दलितों का आवास होगा। तो जो उद्देश्य था आरक्षण का कि उनको मुख्य धारा में लाया जाए, वो अभी तक पूरा हुआ नजर नहीं आता है। लेकिन कई लोग इस तरह के मुद्दे उठाते हैं कि आरक्षण की अभी कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले सर मैं बताना चाहूंगा कि आरक्षण के अलग अलग टाइप है, अलग अलग प्रकार के आरक्षण हैं। ये देश की जनता, ये जो बड़बोलिए नेता है, वो मैं किसी पार्टी पक्ष का नाम नहीं लूंगा, ये जो फेसबुकी और जो ये व्हाट्सएप के जो नेता हैं जो उसको पढ़ के बोलते हैं, मैं ऐसे लोगों का जाहिर विरोध करना चाहूंगा कि जो कहते हैं कि आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए था। आरक्षण कभी भी 10 साल के लिए नहीं था, इनको जानना चाहिए। आरक्षण 10 साल के लिए उनके लिए था जो एक बार संवैधानिक पद पे आते हैं और उनका डेवलपमेंट हो जाता है, उनके लिए था। उनके ये रिफ्रेशिंग के लिए था कि उनको रिफ्रेश करके हटाया जाए, उनका आरक्षण रोका जाए। जो आज हमारे देश के जो गरीब, जो गरजू, जो बैकवर्ड कास्ट है, जो SC ST OBC जितने भी हैं, जो हमारा दलित वर्ग है, उन दलित वर्ग का विकास इस तरह के सोच रखने वाले लोगों की वजह से नहीं हो पाया है। उनके मूलभूत जरूरत उनको नहीं मिल पाती है। आज मैं खुद आदिवासी समाज से आता हूँ। आज मुझे पता है, आज तक तो मुझे आरक्षण नहीं मिला है, कहीं आरक्षण नहीं मिला है। आज उत्तर प्रदेश में अगर मुझे जाति का प्रमाण पत्र बनाना है तो वहां बन जाएगा, वो महाराष्ट्र, मुंबई, राजस्थान, दिल्ली में किसी काम का नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं इस मुद्दे को केंद्र सरकार को भी हमने सिफारिश की है और स्टेट गवर्नमेंट में भी हमने बहुत सारी जगह पे, मैं मेरे हाथ से, मेरे NGO की तरफ से, मैं पार्टी की तरफ से आठवले साहब को मैंने रिक्वेस्ट किया है कि साहब इस मुद्दे को आप उठाइए। और सबसे बड़ी बात, आरक्षण तो अपनी जगह सर, आज देश में दलितों पर कितना अत्याचार हो रहा है, कितना अन्याय हो रहा है। अभी यहीं पर मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास पूरा डेटा है, अभी आपको फिर नेक्स्ट इंटरव्यू में हम लोग बात करेंगे। आज हमारे रामदास आठवले साहब ने कोल्हापुर में, आप गए हुए हैं, आज कोल्हापुर में दलितों के साथ किस हद तक हो रहा है, वहाँ की पुलिस प्रशासन, यहाँ की सरकार, जो यहाँ की 3 चाकी सरकार है, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि अत्याचार अन्याय करने वाले इन्हीं के नेता, इन्हीं के MLA हैं। अब आजकल तो बदले की राजनीति चल रही है। बीजेपी की गवर्नमेंट अगर आती है तो सबको हर चीज मिलता है। बीजेपी फडणवीस जी की सरकार थी, किसकी सिक्योरिटी उन्होंने हटाई? सबकी सिक्योरिटी थी। हमारे उद्धव जी ठाकरे की थी, राज साहब की थी, आठवले साहब की सिक्योरिटी थी, और बहुत सारे जो इनके नेता हैं, हर नेता की, कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के, पवार साहब की थी, किसी की सिक्योरिटी में कोई कटौती नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र की सरकार आती है, साल भर बीतते हैं, केंद्रीय मंत्री हो या बड़ी सेलिब्रिटी हो या बड़े नेता हो, सबकी सिक्योरिटी पहले हटा दी जाती है। मतलब ये कौन से तरीका है? सिक्योरिटी हटा के आप क्या मतलब करना चाहते हो? क्या आप देश के कानून व्यवस्था में आप ये दंगा कराना चाहते हो? क्या आप लोगों को बिजी रखना चाहते हो कि लोगों का ध्यान कोरोना से हट जाए, लोग अपने नेता के पीछे रोड पे आके रैली मोर्चा करें? ये क्या है? ये कहीं ना कहीं ये एकदम फेल होती हुई गवर्नमेंट है, ये गिरती हुई सरकार है। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस बैठ गए हैं, सरकार चल रही है, बस राम भरोसे चल रहा है, जितने दिन चलेगा। जी रमेश भाई, वापस मुद्दे पे आता हूँ, आरक्षण और दलित। आपको लगता है पिछले 70 साल में दलितों को सामाजिक तौर पे जो न्याय मिलना चाहिए था वो मिला है? नहीं मिला सर। दलित मुख्य धारा में आ गए हैं पूरी तरह से? एक्चुअली सर, मैं आपको ये पहले ही कहा कि आज मैं खुद आदिवासी से, मैं खुद SC ST से आता हूँ, मुझे तो कोई आरक्षण नहीं मिला, मुझे खुद चक्कर लगाने पड़ते हैं। आज अगर मैं इतने बड़े ओहदे पे बैठा हूँ, अगर मैं पार्टी में होके मुझे चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, तो नीचे बैठी हुई आम जनता, जिनको 2 वक्त के खाने की तकलीफ है, आज जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। आज टेम्परेरी राशन कार्ड महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ने निकाला है, लेकिन कितनों को दिया है? मेरे पास RTI है, सिर्फ निकाला है। उसमें आप अगर उठा के आप RTI का रिपोर्ट देखेंगे तो सारे के सारे दलित ही आपको मिलेंगे। मालोनी अंबुजवाड़ी हुआ, IC कॉलोनी बोरेवली हुआ, राहुलपाड़ा हुआ, नेशनल पार्क के आदिवासी हुए, कहीं भी आप उठा के देख लो, लोग बस आदिवासी ही पिछड़े हुए हैं। ऊपर के जो हैं, जो सक्सेस हैं, जो बड़े फ्लैटों में रहते हैं, आज महाड़ा के घर कितने दलितों को मिले हुए हैं? आज महाड़ा का जो घर डिक्लेयर होता है या सारे का जो घर होता है, उसमें भेदभाव होता है। तो कहीं ना कहीं मुख्य धारा में जो लाने की बात हो रही है, वो मुख्य धारा में कहाँ लाया जा रहा है? उनको इग्नोर किया जा रहा है। जी, अभी जिस तरह से हम अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग राज्यों में दलितों पे होते हुए अत्याचार कई बार देख लेते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, क्या दलितों की आवाज उठाने वाले नेता कम पड़ रहे हैं कहीं पे?
सर अभी आपको मैंने जैसा सिक्योरिटी का मुद्दा बताया, अभी पूरे देश में सिर्फ एकमात्र दलित नेता है, वो है रामदास अठौले साहब, जो पूरे देश में आज जगह जगह पे आप उनका उठा के आप हिस्ट्री देख लीजिए। पिछले दौरे का मैं आपको लिस्ट दे देता हूँ। वो असम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, झारखंड, बिहार, अभी समय 2-3 दिन पहले उत्तर प्रदेश, वो हर जगह पे जहां भी दलितों के साथ अत्याचार होता है वो जा जाके मिलते हैं। तो जो नेता दिख रहा है, तो महाराष्ट्र सरकार ने उनकी सिक्योरिटी छीन ली कि भाई यहाँ पे सांगली में, यहाँ सतारा में, नासिक में, यहाँ पे उनके दौरे को प्रॉब्लम हो और उनको तकलीफ हो। तो ऐसे जब ये लोग दलित नेता, जो दलित सुप्रीमो है, आज जो देश का दलित और देश का जो बैकवर्ड कास्ट है, जिस नेता पे अपने नेता भरोसा करता है, उस नेता के साथ ही अगर अन्याय एक स्टेट गवर्नमेंट करती है, यहाँ की राज्य सरकार करती है, तो दलितों को मुख्य धारा में कैसे लाया जाएगा और उनका विकास कैसे होगा, उनको न्याय कैसे मिलेगा? न्याय मंत्री को ही न्याय नहीं मिल रहा है, जब केंद्रीय न्याय मंत्री उन्हीं को न्याय नहीं मिल रहा है, ये राज्य सरकार ऐसी है, तो देश के बाकी जो दलित वर्ग है उसको कैसे न्याय मिलेगा? इम्पॉसिबल है। बस ये अन्याय और बदले की राजनीति, ये अपनी रोटी सेक रहे हैं, बस इनका दिन चल रहा है। एकदम फेल सरकार है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, सरकार को अपने आप में एक चिंतन, आत्मचिंतन की जरूरत है। जिस तरह से कंगना राणावत ने अलग अलग तरीके के बयान दिए, ठाकुरों का मुद्दा उठाया, मैं ठाकुर हूँ, क्षत्रिय हूँ, और उसके पीछे आरपीआई खड़ी हो गई जिस तरह से, तो कई दलितों का नजरिया आरपीआई को देख के कहीं ना कहीं बदलता हुआ आप समझ रहे हैं कि कहीं बदल रहा है दलितों का नजरिया? मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ सर। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठौले कभी किसी भी जाति धर्म के खिलाफ ना है और ना कभी थी। हम दलितों के समर्थक हैं, हम दलितों की आवाज उठाने वाली हमारी पार्टी है। हमारी गौर गरीब गर्जियों की आवाज उठाने वाली पार्टी है। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण या ठाकुर समाज या हमारे देश में जो मुसलमान हमारे भाई समाज है, उनको किसी के भी खिलाफ नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हम खिलाफ नहीं है, हम सबके साथ हैं। जैसे हमारे केंद्र की जो हमारी सरकार है, मोदी जी की सरकार, सबका साथ सबका विकास, हम भी उसी रास्ते पे चलते हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन किसी के साथ भी अगर अन्याय अत्याचार होती है तो वहां पे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उनके साथ एकदम पाठिंबा देके खड़ी रहती है और एकदम सपोर्ट में रहती है। हम सबके साथ हैं, हमारा किसी से विरोध नहीं है। ये हमारे अठौले साहब हर मीटिंग में अपने कविताओं के जरिए देश की जनता के सामने रखते हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम दलितों के साथ हैं, लेकिन हम किसी के खिलाफ नहीं है। जी सर, जिस तरह से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास एक नारा था, आजकल उस बात पे आपको लगता है कि सरकार खरी उतर रही है? सर सरकार बिल्कुल खरी उतर रही है। हर सरकार में थोड़ा उतार चढ़ाव, महंगाई सस्ताई आती है। कोरोना काल चल रहा है, देश जिस तरह लोगों के जेब खाली हो गए हैं, उस तरह देश भी कभी घाटे में कभी मुनाफे में चलता है। जो उस सरकार को चलाने वाले लोग किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, देश की जनता समझती है उस चीज को, इसलिए देश की जनता जिताती है, चुन के लाती है। इलेक्शन सर पे है, फैसला हो जाएगा। आज अगर ये बहुत काम, बाकी जो अपक्ष है आज इतने सालों से आवाज उठा रही है, क्या इनके वक्त क्या महंगाई नहीं बढ़ती थी? क्या इनके समय 80 रुपया 90 रुपया पेट्रोल नहीं हुआ था? क्या हमारी जब मोदी गवर्नमेंट आई थी, क्या पेट्रोल के दाम नहीं घटे थे? बीच में घटे थे, शुरुआत में, फिर बढ़ गए। उतार चढ़ाव अपनी जगह है। तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो है वो अभी भी बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। आज अगर सबका विश्वास नहीं है तो देश में कितने दंगे हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं? किसानों को चढ़ाकर उनको सड़क पर बैठा दिया जाता है। आज उन किसानों की भी सुनी गई, उनका भी मार्गदर्शन किया हमारे केंद्र गवर्नमेंट ने। क्या जरूरत था 90 दिन तक उनको सड़कों पर बैठा के रखने का? बाद में सारे चिट्ठे खुले, टिकैत के बयानबाजी, टिकैत ने क्या कहा, इतने महंगे महंगे ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं। आप तो न्यूज में बैठे हैं सर, वहां पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप देख रहे हैं। ये बड़े बड़े जो खुद टेंडर लेते हैं, जो बड़े बड़े जो स्टॉकर हैं, वो सब सड़कों में बैठे थे। आज जिनके बेटे लंदन में हैं, जिनके बेटे दुबई में हैं, उनका इतिहास आप उठा के देख लो, वो किसानों के नेता बने हुए हैं। कैसे पॉसिबल है ये? जी सर, ये देश है, यहाँ पे मैं बार बार अवेयरनेस फैलाता हूँ देश की जनता के सामने। फिर भी एक बार आपके चैनल के जरिए मैं एक अवेयरनेस फैलाऊंगा कि आप लोग, मैं भले किसी पार्टी में हूँ, आप लोग नेताओं के बात बाद में सुने, अपने मन की आवाज, अपने दिमाग की आवाज के पहले देखें, पढ़ें। आप लोग जागरूक हो, जागरूक जनता ही देश का भविष्य होता है। तो जागरूकता फैलाने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ और फिर आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि देश की सभी जनता, मेरे भाई, मेरे दोस्तों,
आप सब लोग पहले जागरूक हो जाएं, किसी भी तरह के नेताओं के चक्कर में आके सड़क पर ना जाओ, चाहे मेरा किसान, हमारे देश का किसान वर्ग हो, दलित वर्ग हो, ठाकुर समाज हो या ब्राह्मण समाज हो या मुसलमान वर्ग हो, कोई भी आप लोग जागरूक हो जाए। तो जागरूक जनता ही देश का भविष्य है। बस किसी ने बोल दिया और उठाए ट्रैक्टर और चल दिए, आज ट्रैक्टर ट्रेन पर लद लद के जा रहे हैं, मतलब कुछ भी। जी सर। जी सर बोलिए। अर्नब गोस्वामी के बारे में आपकी क्या राय है सर? अर्नब गोस्वामी जी का मैं क्या, एक आपके ही न्यूज चैनल का, आपके ही भाई हैं, चैनल भाई जी मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में, आप लोग बेहतर जानते हैं। जी सर, आपने अपना कीमती समय दिया सर, उसके लिए मैं इंडिया न्यूज की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन फिर भी चलते चलते मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अब म्युनिसिपल इलेक्शन नजदीक है सर, मुंबई की महानगरपालिका इलेक्शन काफी नजदीक आ गए हैं। कुछ देर पहले हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात हो रही थी, काफी बड़ी तैयारी हो रही है। आम आदमी पार्टी को कितना बड़ा खतरा मानते हैं सर बीएमसी इलेक्शन में? दिल्ली की जनता ने भरोसा जिताया है उनके ऊपर। उन्होंने कहा था दिल्ली मुझे दे दो, मैं दिल्ली का काया पलट कर दूंगा। अरविंद केजरीवाल जी ने, उन्होंने बिल्कुल दिल्ली का काया पलट किया। टोटल 5 से 6 दंगे दिए हैं, कैमरे टूट जाते हैं दंगे में। हाँ, एक आईबी ऑफिसर को मार के नाले में फेंक दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। बस यही सब अगर महाराष्ट्र की जनता को देखना है तो उनकी बड़ी तैयारी होगी कोई दंगा वगैरह करने की, जैसे उन्होंने दिल्ली में किया था, यहाँ भी करेंगे। तो आम आदमी पार्टी दंगों की पार्टी हम कह सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और बड़ी तैयारी होगी, जिस तरह आपको उन्होंने कहा कि नगर पालिका, महानगर पालिका के चुनाव के लेकर बड़ी तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह की तैयारी होगी उनकी, जैसे दिल्ली में उन्होंने तैयारी किया है। जी सर, आपके विचार भले ही मैं सहमत हूँ चाहे नहीं हूँ, फिर भी आपके विचार है, आपके विचारों की इज्जत करना मेरा काम है। और दूसरा एक मुद्दा मैं बोलना चाहूंगा आपकी तैयारी के बारे में। आपको बताऊंगा, इस समय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पूरे देश में बहुत ही एकदम तेज और जबरदस्त चल रही है। आपको मैं तमिलनाडु में 23 जगह, तमिलनाडु हुआ या असम हुआ या वेस्ट बंगाल हुआ, कोलकाता हुआ, उड़ीसा हुआ, इन सभी जगहों पे बीजेपी के साथ में हमारी पार्टी का अलायंस हो गया है। ये चीज डिक्लेयर हो गया है। तमिलनाडु में 23 सीट मिली हुई है डीएमके, भाजपा और हमारे आरपीआई का ये युति हुआ है। इस तरह सभी प्रदेशों में हुआ है। अभी 3 दिन पहले योगी जी के साथ में साहब की बैठक हुई है, अठौले साहब की, उत्तर प्रदेश में भी हमारे उतर रहे हैं। और रही बात महाराष्ट्र के महानगर पालिका की तैयारी की, तो हम बीजेपी के साथ में हमारी पार्टी एकदम तैयारी में है। और इस बार मुंबई में डिप्टी मेयर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठौले साहब का होगा। ये एकदम आप लिख लो या कोरे कागज पे अंगूठा लगवा लो, हमारी तैयारी बस उस लेवल पे है। मेयर होगा भाजपा का और डिप्टी मेयर होगा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का। जी सर, आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद सर। जी सर, जय भीम।